स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई 1857 के गदर का आज ये लास्ट एपिसोड है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो एपिसोड होगा इन्हीं सेशंस में वो होगा राष्ट्रवाद का उदय, ओरिजिन ऑफ नेशनलिज्म। ये सेकंड यूनिट है आपके सिलेबस जो आरपीएससी ने जारी किया है। मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ फैजाबाद की। क्लियर है? फैजाबाद प्रमुख सेंटर रहा है और फैजाबाद के अंदर जो विद्रोही नेता हमारे सामने आते हैं वो काफी चर्चा में रहे। उनका नाम है मौलवी अहमद उल्ला। तो यहाँ पर जो नेतृत्व किया गया है वो नेतृत्व किया गया है मौलवी अहमद उल्ला के द्वारा। खास बात यह कि मौलवी अहमद उल्ला को ईआईसी ने फौलादी शेर भी कहा है और कर्नल होम्स ने तो इसे सर्वोत्तम योद्धा के नाम से ही पुकारा है। अब यहां दो तीन बातें मैं आपके सामने स्पष्ट कर दूं। देखिएगा, ग्वालियर किले की लड़ाई में सोए हुए तमाम लोगों में एकमात्र मर्द रानी लक्ष्मीबाई को सर जनरल ह्यूज के द्वारा कहा गया था। लेकिन राष्ट्रीय सेनानी इसी क्रांति के दौरान राष्ट्रीय सेनानी बोला गया है किसे? राजस्थान में पाली जिले में पाली आउवा ठिकाने के ठिकानेदार ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को, याद रखिएगा, ठाकुर खुशाल सिंह चंपावत को राष्ट्रीय सेनानी की दर्ज की संज्ञा भी दी गई है। मौलवी अहमद उल्ला जो फैजाबाद के थे, इनका पूरा नाम था मौलवी अहमद उल्ला शाह फैजाबादी। इन्हें नक्कार शाह या डंका शाह के नाम से पुकारा गया है। उपनाम है इस व्यक्ति के नक्कार शाह या डंका शाह के नाम से पुकारा गया है। एक बात। दूसरी बात, इस व्यक्ति ने खुद को स्वयं को अवध का नवाब, स्वयं को, याद रखिएगा इस चीज को, स्वयं को अवध का नवाब भी घोषित कर दिया था इनके द्वारा। जो ये मौलवी अहमद उल्ला हमारे सामने हमें नजर आते हैं, क्योंकि अवध उस समय तमाम मुस्लिमों की आशा का केंद्र दिल्ली के बाद। इनका मूल नाम जो था वो तो सिकंदर शाह था, मद्रास के रहने वाले थे। और इन लोगों ने तमाम मुसलमानों का, धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए सभी अंग्रेजों को काफिर घोषित कर दिया था। अब उनके खिलाफ जिहाद की घोषणा की थी। अंग्रेजों ने अहमद उल्ला को पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का नगद इनाम घोषित किया था। ईआईसी के विरुद्ध मौलवी अहमद शाह उल्ला की यदि बात करूं तो ईआईसी के विरुद्ध अहमद उल्ला ने जिहाद का मतलब धर्म युद्ध, जिहाद की यानी कि धर्म युद्ध की घोषणा करी और सभी अंग्रेजों को इस व्यक्ति ने काफिर घोषित किया था। अंग्रेजों को काफिर का मतलब है गैर मुस्लिम, काफिर घोषित किया। जो धर्म के विरुद्ध है, पथभ्रष्ट है, काफिर घोषित किया। ईआईसी ने 50,000 रुपए का नगद इनाम घोषित किया था मौलवी अहमद उल्ला पर। ईआईसी ने मौलवी
अहमद उल्ला पर याद रखना 50,000 रुपए का नगद इनाम घोषित किया था, नगद राशि रखी थी। क्लियर है? जबकि आप लोग पढ़ चुके हैं, मैं नोट ला के लिख देता हूं कि नाना साहब पर जनरल आउट्रम के द्वारा जो इश्तिहार जारी किया गया था, घोषित किया गया था, नाना साहब पर 1,00,000 रुपए का नकद इनाम घोषित किया गया था। हम लोग इस चीज को बहुत अच्छे से देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। यह था असल में फैजाबाद के मौलवी अहमद उल्ला के बारे में। अच्छा, कर्नल होम्स ने मौलवी अहमद उल्ला को उत्तरी भारत में अंग्रेजों का सबसे जबरदस्त शत्रु, सबसे ताकतवर शत्रु बतलाया था। और इसके बारे में लिखते हुए होम्स लिखता है कि विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। आप लोग यहां तक देख लिया आपने? कर्नल होम्स ने मौलवी अहमद उल्ला को, याद रखना, मौलवी अहमद उल्ला को क्या क्या बतलाया? एक तो विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक, राइट। दूसरा क्या बतलाया? उत्तरी भारत में अंग्रेजों का सबसे प्रबल शत्रु। संपूर्ण उत्तरी भारत के अंदर अंग्रेजों का सबसे प्रबल शत्रु, जिसके ऊपर 50,000 रुपए का कंपनी ने इनाम घोषित किया। फैजाबाद के अंदर असल में आप यूं समझ लीजिएगा कि इस व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया गया कैंपबेल या जनरल रेनॉल्ड के द्वारा, मौलवी अहमद उल्ला शाह को, फैजाबादी नक्कार शाह या डंका शाह, तो एक राजा था जिसने गद्दारी करी थी मौलवी अहमद उल्ला के खिलाफ। पोवाई राजा जगन्नाथ सिंह ने गद्दारी करी, विश्वासघात किया और उसकी मुखबरी पर इन्हें गिरफ्तार किया गया। तो फैजाबाद में ईआईसी का नियंत्रण किसके द्वारा? जनरल रेनार्ड। और कई पुस्तकें कैंपबेल भी लिखती हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, पोवाई राजा जगन्नाथ सिंह के विश्वासघात से, याद रखना, के विश्वासघात से ईआईसी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी मौलवी अहमद उल्ला को पकड़ने में कामयाब रही। मौलवी अहमद उल्ला को पकड़ने में कामयाब रही। ये काफी महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसे फौलादी शेर के नाम से पुकारा गया है। कुछ और महत्वपूर्ण यदि मैं विद्रोह केंद्र की बात करूं तो हैदराबाद के अंदर सोनाजी पंत एवं रंगा राव पांगे का नेतृत्व था। हैदराबाद की यदि हम बात करें, कई प्रकार के छोटे, क्योंकि महत्वपूर्ण जितनी भी केंद्र थे वो मैं आपके सामने ले चुका हूं। यदि मैं एक केंद्र की बात करूं, लगभग ये अध्याय आपका समाप्त हो चुका है।
हैदराबाद के अंदर सोनाजी पंत। सोनाजी पंत अर्थात पंडित एवं रंगाराव पांगे। एवं रंगाराव पांगे इनका नेतृत्व था। इसी प्रकार से मेरठ के अंदर कदम सिंह, लेकिन मेरठ में क्रांति की शुरुआत याद रखना धन सिंह गुर्जर के द्वारा की गई थी। छोटा नागपुर एक अन्य प्रमुख केंद्र है। छोटा नागपुर में नीलांबर पीतांबर और जग्गू दीवान का नेतृत्व था। जग्गू दीवान, नीलांबर एवं पीतांबर, इन तमाम चीजों को आप लोग पेन डाउन करते रहिए, नोट डाउन करते रहिए। काफी महत्वपूर्ण तमाम तथ्य हैं। कर्नाटक में रामचंद्र राव और भीमराव मुंदरगी, इन्होंने यहां पर नेतृत्व किया था। रामचंद्र राव एवं भीमराव मुंदरगी। तो जब हम एक तरफ कहते हैं कि दक्षिण भारत में इसका प्रसार नहीं था, फिर ये अखिल भारतीय स्तर पर विद्रोही नेता हमारे सामने कहां से आ रहे हैं। अब जैसे कि मद्रास के अंदर गुलाम गोश, शेख इब्राहिम, अरुणागिरी कृष्णा, इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया। असल में व्यक्तिगत विद्रोही लगभग सभी जगह पर पाए गए हैं, लेकिन वहां पे जो स्टेट था, वहां की जो रियासत थी, उन्होंने ईआईसी का साथ दिया विद्रोहियों का दमन करने में। तो एक जो सामूहिक क्रांति विद्रोह की जो ज्वाला भड़कती है किसी एक सत्ता के विरोध में, उस रूप में नहीं पनप पाई। मथुरा के अंदर, यहां तक आप नोट कर लीजिए, मथुरा के अंदर नेतृत्व किया देवी सिंह ने। देवी सिंह ने मद्रास के अंदर नेतृत्व किया गया गुलाम गोश, शेख इब्राहिम, गुलाम गोश, अब ये तथ्य ऐसे हैं जो आपको बार बार परेशान करेंगे। अरुणागिरी कृष्णा, और किसी भी रूप में ये परीक्षा में आपको देखने को किसी भी रूप में मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोयम्बटूर में मुलबाग स्वामी, कोयम्बटूर के अंदर भी मुलबाग स्वामी का यहां पर नियंत्रण रहा है। जबलपुर एमपी की यदि मैं बात करूं, शंकर सिंह, जबलपुर मध्य प्रदेश में शंकर सिंह का, गंजाम उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर गंजाम हम मौर्य काल में भी काफी पढ़ते हैं। राधे कृष्ण दंड ने यहाँ पर विद्रोहियों का नेतृत्व किया है। अच्छा, बनारस के अंदर तो संपूर्ण बनारस की बात की जाए तो जन विद्रोह था, सिपाही विद्रोह था। केरल के अंदर भी विजय कुदारत, कुंजी माता, मुल्ला सची कौंजी, इनका नेतृत्व रहा है। उड़ीसा में गंजाम को छोड़ दें, यदि आप पूरे उड़ीसा की बात करें, सुरेंद्र शाही, उज्जवल शाही, उड़ीसा में सुरेंद्र शाही एवं उज्जवल शाही यहां पर प्रमुख रूप में सत्ता विरोधी गतिविधियों में रहे। यदि हम मद्रास तो हो गया ना, गुलाम गोश, केरल,
तो अब आप मैं फिर प्रश्न में उठता है कि भाई जब दक्षिण भारत बिल्कुल ही अलग रहा, तो फिर किस प्रकार से यहाँ पर ये विद्रोह हमारे सामने, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ये मात्र व्यक्तिगत विद्रोह के रूप में सामने रहा। केरल, विजय उदारत कुंजी माता, और ये आपसे सुमेलित कीजिए रूप में भी आपके सामने ये प्रश्न डाले जा सकते हैं। मुल्ला सच्ची कौन जी, और आप तमाम विद्रोही केंद्रों पर एक प्रकृति को विशिष्ट तौर पर पाओगे कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर ईआईसी का विरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र में यदि मैं कोल्हापुर की बात करूं, अण्णाजी फडणवीस और तान्या मोहिते, कोल्हापुर में बात की जाए, अण्णाजी फडणवीस एवं तान्या मोहिते, इनका ईआईसी के विरुद्ध विद्रोह को भड़काने में या उन्होंने नेतृत्व करने में पूरा एक अपना योगदान था। असफलता के कारणों पर प्रकाश डाली जाए तो समय से पूर्व होना, आप लोग जानते हैं 31 मई 1857 को जो क्रांति होनी थी, यदि उसकी पहली घटना 29 मार्च 1857 को हो जाए तो हम उसको पूरी तौर पर मतलब समय से पहले, और 31 मई की जगह 10 मई 1857 को तो मेरठ छावनी में क्रांति का आगाज हो गया। विद्रोहियों के पास यातायात साधनों का, संचार साधनों का पूरी तौर पर अभाव था, जबकि ब्रिटिश कंपनी के पास रेल, डाक, तार, विद्रोहियों के पास योग्य नेतृत्व का अभाव था। लॉर्ड कैनिंग ने तो कहा भी था, यदि विद्रोहियों के पास मात्र सिंधिया जैसा व्यक्ति भी यदि हो जाता, हमारी हार पक्की थी। दूसरी बात, जो नेतृत्व था उनमें कम्युनिकेशन नहीं था, उनमें एकता का, और सही बात है, अब आपके पास संचार साधन है ही नहीं, आप कैसे अपने मैसेज कन्वे करोगे। देखिए ब्रिटिश अधिकारी, याद करिए सारे जितने ब्रिटिश ऑफिशियल थे वो एक कमांडर इन चीफ सर कॉलिन कैंपबेल के अंडर में योजनाबद्ध तरीके से एक जगह पर प्लानिंग हो रही, जैसे कि थिएटर कमांड होते हैं आज के टाइम पर आधुनिक सैन्य व्यवस्था में, उसी प्रकार से वो विद्रोहियों को कुचल रहे थे, जिसका पूरी तौर पर अभाव था विद्रोहियों के अंदर। फिर आप लोग जानते हो इस क्रांति में की असफलता में सबसे बड़ा योगदान भारतीयों का रहा, भारतीय शासकों का, नवाबों का, जमींदारों का, सरकारों का। और इस बारे में लॉर्ड कैनिंग ने साफ कहा भी है, इन भारतीय शासकों एवं सरदारों ने एक तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना तूफान हमें एक ही लहर में बहा के ले जाता। जॉन लॉरेंस ने लिखा है, यदि विद्रोहियों के पास एक भी योग्य नेता होता, हम सदैव के लिए हार जाते। कैनिंग आगे लिखता है, यदि कल ही सिंधिया विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे बोरिया बिस्तर अपना गोल करना पड़ेगा। तो यदि मैं तमाम प्रमुख कोटेशंस की बात करूं, सोच के देखिएगा, लॉर्ड कैनिंग का क्या मानना है, राजाओं एवं सरदारों ने, याद करना, एक राजाओं एवं सरदारों ने तूफान के आगे बांध का काम किया। तूफान के आगे बांध का कार्य किया, वरना ये तूफान हमें एक ही झटके में बहा के ले जाता। आगे वो लिखता है लॉर्ड कैनिंग, यदि सिंधिया कल ही विद्रोहियों के साथ सम्मिलित हो जाए तो हमें भारत से अपना बोरिया बिस्तर गोल करना होगा, बांधना पड़ेगा।
ये कथन है सिंधिया लॉर्ड कैनिंग का। जॉन लॉरेंस कह रहा है, सर जॉन लॉरेंस। यदि विद्रोहियों के पास एक भी योग्य नेता होता, यदि विद्रोहियों के पास एक भी योग्य नेता होता तो हम सदैव के लिए हार जाते। याद रखिए, तो हम सदैव के लिए हार जाते। ये कथन है सर जॉन लॉरेंस का। आधुनिक हथियारों का अभाव, जहां भारतीय तीर कमान, पुरानी तोड़ेदार बंदूकें, तलवारें, लाठियां, बल्लम, पत्थर इनसे लड़ रहे थे, वहीं अंग्रेजों के पास उस जमाने की बेस्ट टेक्नोलॉजी वाली एनफील्ड राइफल थी। और नाना साहब का कथन हमेशा से काफी प्रासंगिक रहा है। एनफील्ड राइफल को नीली टोपी वाली बंदूक कहा गया है। क्या लिखते हैं नाना साहब? यह नीली टोपी वाली बंदूक किसके लिए बात कर रहे हैं? वो एनफील्ड राइफल के लिए, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग कर किया गया था बलूच शस्त्रागार में, दमदम में, सियालकोट, अंबाला छावनियों में। बंदूक हमें चलने से पहले ही मार देती है। हमें चलने से पहले ही मार देती है। ये कथन है याद रखा, महत्वपूर्ण है नाना साहब का। आधुनिक अंग्रेजी शिक्षित मध्यम वर्गीय वर्ग की उदासीनता भी भारतीयों को ले डूबी। वो चाहते तो अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों को जनता के विरुद्ध इस तूफान में काम में ले सकते थे। जनता भड़कती रही थी, वो सड़कों पर आती। अंग्रेजों के टिकना बहुत मुश्किल था, लेकिन शिक्षित वर्ग की उदासीनता, सूदखोर महाजनों की उदासीनता, क्योंकि किसानों को अपनी भड़ास निकालने का मौका मिला। उन महाजनों, उन सूदखोरों के विरुद्ध जो अब तक ऋणों के जाल में किसानों को फंसाते चले आ रहे थे, तो जमींदार हो गए, सूदखोर हो गए, महाजन हो गए, साहूकार हो गए, इन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया विद्रोहियों का। शिक्षित वर्ग पूरी तौर पर उदासीन रहा। फिर सबसे बड़ी बात यह थी कि विद्रोहियों के पास किसी प्रकार का कोई रचनात्मक प्लानिंग नहीं थी, कोई कार्य, कोई योजना नहीं थी कि व्हाट नेक्स्ट, हमें आगे क्या करना है। यदि मान लीजिए क्रांति सफल होती तो क्या करना है, क्रांति असफल होती तो भी हमें क्या करना है। कहने को ये क्रांति असफल हो गई, लेकिन फिर भी ये क्या देकर गई देश के जनमानस को? अंग्रेजों की अजयता का जो भय था वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। अब अंग्रेज डिफेंसिव हो गए, अंग्रेजों को सोचने को मजबूर कर दिया, क्योंकि बेंजामिन डिसरेली ने कहा था, सर सैयद अहमद खान ने भी साफ लिखा है कि भारतीयों के प्रति ब्रितानी हुकूमत का जो संपर्क का अभाव था, आपने शासन में जो भागीदारी नहीं दी, वो इस विद्रोह का मूल था। इन सब चीजों ने अंग्रेजों को अपनी योजना, अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य किया। उन्हें मजबूर किया गया कि हम भारतीयों की तरफ देखने वाली कल्याणकारी योजनाओं, कम से कम उन्हें इंसल्ट फील ना हो, उन्हें अपमान फील ना हो। उन्हें यह तो बतलाया जाए कि धर्म के आधार पर, जाति इसके आधार पर आपका चयन नहीं होगा, अब आपको योग्यता के आधार पर लिया जाएगा। ये सच भी है, चाहे इतना सही, लेकिन चावल को पकाने का प्रयास किया गया अंग्रेजों के द्वारा। ये सबसे बड़ी देन थी 1857 की क्रांति की। झूठ ही सही, लेकिन फिर भी भारतीयों के कल्याण के लिए कुछ दिखावे की ही योजनाएं लेकिन लाई गई। कल तक तो
आपने 57 की क्रांति के बाद ब्रिटिशर्स ने स्पष्ट घोषणा करी कि अब हम भारतीय रियासतों का, राज्य रजवाड़ों का विलय नहीं करेंगे। और जिस प्रकार से क्रांति से पहले डलहौजी ने गोद निषेध नीति के विरुद्ध के तहत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वगैरह किया कुछ, अब उसके बाद तो बिल्कुल हमें देखने को नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस था, ये सबसे बड़ा परिणाम था, ये सबसे बड़ी देन थी 57 की क्रांति की। तो कुछ बातें हमें बहुत अच्छी, फिर कुछ अंग्रेजों ने भी कुछ चीजें चेंज करी। महारानी विक्टोरिया की जो घोषणा 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में जो घोषणा करी, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। सरदार के.एम. पनिक्कर ने बहुत अच्छी बात लिखी है। 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास विभाजन की रेखा थी, ये सबसे बड़ा महत्व है। 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास विभाजन की रेखा थी, ये कथन है सरदार के.एम. पनिक्कर। सरदार के.एम. पनिक्कर। एक और बड़ी शानदार कोटेशन हमें देखने को मिलती है जो इसके पूरे सिग्निफिकेंस को सिद्ध कर देती है। बेंजामिन डिज़रेली ने, आप इस कोटेशन से आइडिया लगाइएगा। बेंजामिन डिज़रेली का एक कथन है, अगर समय रहते इस विद्रोह को नहीं कुचला गया तो रंगमंच पर भारतीय राजाओं के अलावा कुछ और पात्र भी दिखाई देंगे और उनसे भी अंग्रेजों को जूझना पड़ेगा। ये बेंजामिन डिज़रेली का बड़ा महत्वपूर्ण कथन है। और फिर इसके आगे जो वो लिखते हैं वो और महत्वपूर्ण है। काश कि अंग्रेजों की युवा पीढ़ी भारतीय विद्रोह के इतिहास को पढ़े, ध्यान दे, सीखे और इसका मनन करे। इनमें बहुत से पाठ और चेतावनियां निहित हैं। ये बेंजामिन डिज़रेली का कथन है। 1857 के कारणों स्वरूप पर जब चिंतन मनन किया गया तो एक एक्ट पारित किया गया, द एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। याद रखना, द एक्ट फॉर, याद रखिएगा, द एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट फॉर इंडिया। $1850 एक्ट, यानी कि भारत सरकार को अधिक अच्छा बनाने वाला अधिनियम। 1858 के अंदर ये नियम पारित किया गया, जिसके तहत क्या हुआ, EIC का राज समाप्त, उसके स्थान पर शासन की बागडोर अब किसके पास आ गई, ब्रिटिश क्राउन के पास। तो ये असल में बुराई का प्रतीक था। इसका प्रतिनिधि क्या कहला रहा था भारत में, गवर्नर जनरल। ब्रिटिश क्राउन जो कि लंदन में बैठता है, ये अभी तक अज्ञात था, इस पर किसी प्रकार का कोई कलंक नहीं था। इसका प्रतिनिधि कहलाया गया भारत में अब वायसरॉय। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि दोनों असल में एक ही व्यक्ति थे, लॉर्ड कैनिंग। द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कब आ गया था भारत में, 56 से 62 तक, यानी कि 1856 से लेकर 1858 तक तो वो
भारत के गवर्नर जनरल यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ EIC के रूप में कार्य करता रहा। एंड देन आफ्टर 58 टिल 62 he acted like viceroy, the direct representative of British crown. It was a major change in Indian government. तो भारत का, अब देखो मुद्दे की बात हुई कि शराब वही रही, बस लेवल चेंज कर दिया ताकि भारतीयों को मूर्ख बनाया जा सके कि देखो हमने जो आपकी जो असंतोष का प्रतीक है, भारत के शासन का जो प्रतीक है कंपनी, उसको हमने चेंज कर दिया। अरे भाई लेवल चेंज किया आपने सिर्फ। भारत में भी भारत के शासन के लिए एक नया अधिकारी नियुक्त किया गया, भारत राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। एक नया अधिकारी यहां नियुक्त किया गया, भारत राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट याद रखिएगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, यानी कि भारत राज्य सचिव यहां पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा ये तो प्रमुख काम हुए से, इसके अलावा लॉर्ड कैनिंग ने, वॉयसरॉय ने, वॉयसरॉय लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद दरबार में ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में भी, कहा, मिंटो पार्क में। इलाहाबाद में भी, कहा, मिंटो पार्क में। और इस 1 नवंबर 1858 की घोषणा को कंपनी के भारतीय साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। याद रखना, ये इसका महत्व है। कंपनी के भारतीय साम्राज्य का मैग्ना कार्टा बोला गया है। मैग्ना कार्टा होता है जहां जिसमें विशेषाधिकार दिए गए हैं, महाअधिकार दिए गए हैं। 1 नवंबर 1858 की घोषणा का महत्व यह है कि इसे कंपनी के भारतीय साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा गया है। इसके द्वारा अब ब्रिटिश सरकार सीधे भारतीय मामलों के लिए उत्तरदायी हो गई है। क्षेत्रों का सीमा विस्तार की नीति समाप्त कर दी गई कि अब हम कुशासन का आरोप लगाकर अब किसी प्रकार से राज्यों को नहीं हड़पेंगे, ये घोषणा की गई। 1 नवंबर 1858 के द्वारा घोषणा की गई और भारतीयों को यह विश्वास दिलाया गया कि हमारी भारतीय प्रजा किसी भी जाति या धर्म की क्यों ना हो, स्वतंत्र रूप से और बिना भेदभावों के उन कार्यों के लिए जहां वो योग्य हैं, अपनी विद्या, योग्यता, ईमानदारी से कार्य करने के योग्य हैं, उन्हें भारतीय सेवा में लिया जाएगा। अब तक तो क्या होता था, भेदभाव होता था, जिसे हमने पढ़ा बार बार कि भारतीय सैनिकों को तमाम उम्र की वफादारी और ईमानदारी का जो उपहार था वो हवलदार या सूबेदार के पद से ऊपर नहीं हुआ करता था। तो क्या घोषणाएं हुई, जरा मैं महत्वपूर्ण घोषणाएं आपके सामने रख देता हूं। क्षेत्र सीमा विस्तार समाप्त कर दिया गया। अब आप समझिएगा कि ब्रिटिश सरकार सीधे भारतीय शासन हेतु उत्तरदायी मान ली गई। नियुक्ति में धर्म, जाति आदि भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात धर्म जाति भेदभाव रहित
मात्र योग्यता के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। और इसके लिए 1861 में एक नया कानून लाया गया, भारतीय जानपद सेवा अधिनियम। भारतीय जानपद सेवा अधिनियम, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 लाया गया, जिसमें यह कहा गया कि प्रत्येक वर्ष लंदन में एक प्रतियोगी परीक्षा जारी होगी, मतलब आयोजित होगी, और उसमें भारतीयों को क्या कहना चाहिए, योग्यता के आधार पर उनको नियुक्ति दी जाएगी। लंदन में सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। हालांकि चालाकी थी, भाई किसके पास पैसा था कि लंदन जाके परीक्षा, और फिर इसकी बड़ी इस परीक्षा में न्यूनतम अधिकतम उम्र बहुत कम थी। लंदन जाना, विदेशी भाषा को सीखना, घुड़सवारी, कई प्रकार की चीजें थी। मतलब प्रयास पूरा किया गया कि भारतीयों को इंडियन सिविल सर्विसेज में एंट्री ना मिले। तो जो गए वो लाखों में कोई एक थे। भारतीय सेना का पुनर्गठन, विभाजन और प्रतितोलन की नीति पर किया गया, डिवीजन एंड काउंटर पॉइज। भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। आप सोचिएगा, 1857 के गदर में राजस्थान में 6 सैनिक छावनियों में 5000 सैनिक थे, उनमें एक भी यूरोपीय नहीं था। संपूर्ण भारत में मात्र 45,000 यूरोपीय सैनिक थे। तो जो यूरोपीय भारतीय सैनिकों की जो संख्या सत्तावन की क्रांति से पहले 2,38,000 थी, उन्हें घटाकर 1,40,000 कर दिया गया। और यूरोपियों की जो संख्या 45,322 थी, वो 60,000 कर दी गई, बढ़ा दी गई। ये सबसे बड़ा भारतीय सेना का पुनर्गठन हुआ। यानी कि भारतीय सैनिक और यूरोपीय सैनिक 57 से पूर्व कितने थे? 2,38,000। इन्हें घटाकर अब कितना कर दिया गया? 1,40,000। पहले ही कितने थे? 45,322। अब कितने कर दिए गए यूरोपीय सैनिक बढ़ाकर? 60,000। अंग्रेजों को लग गया कि अब हम सिर्फ भारतीय सैनिकों की वफादारी के दम पर नहीं चल सकते हैं। क्रांति पूर्व इतनी संख्या थी, बाद में इतनी कर दी गई, यानी कि रेशो बढ़ाया गया। बंगाल प्रेसिडेंसी में यह रेशो किया गया 1:2, कि जितने यूरोपीय होंगे उसके दुगने भारतीय होंगे बंगाल में। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में किया गया 1:3। तो जो पुनर्गठन किया गया भारतीय सेना का, उसमें देखो भारतीय यूरोपीय सैनिकों के, यदि मैं रेशो की बात करूं तो बंगाल के लिए तो किया गया 1:2, बॉम्बे प्लस मद्रास के लिए किया गया 1:3। यानी कि प्रत्येक एक 2 भारतीय सैनिकों पर 1 यूरोपीय सैनिक रहेगा बंगाल में, और प्रत्येक 3 भारतीय सैनिकों पर 1 यूरोपीय सैनिक रहेगा मद्रास और बॉम्बे के अंदर।
सर बार्टल फ्रेयर ने 1860 में अपनी एक कमेंट किया था जिसमें कहा था कि विधान परिषदों में नेटिव एलिमेंट्स होने चाहिए, स्थानीय तत्व होने चाहिए। तो जिसको आप कहते हैं ना विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन नीति का, लोकल फंड भी जारी किया जाए। सर बार्टल फ्रेयर ने 1860 में एक प्रसिद्ध कथन कहा जिसका मतलब था कि नेटिव एलिमेंट्स, देयर शुड बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेटिव एलिमेंट्स इन स्पेशली विधान परिषद, जिन्हें आपने कहा है काउंसिल्स, स्टेट काउंसिल्स कह लीजिए या सेंटर का काउंसिल कह लीजिए। तो ये विधान परिषदों की बात कर रहा है, अर्थात विधान परिषदों में स्थानीय तत्वों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। ये बात कही सर बार्टल फ्रेयर ने, और इसी टिप्पणी के आधार पर ब्रिटिश हुकूमत को सोचने को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि ये बात बहुत स्पष्ट हो गई थी कि चूंकि भारतीय जनता के साथ ब्रितानी हुकूमत का संबंध टूट गया था, वो तालमेल टूट गया था, वो असंतोष इस क्रांति में जन विद्रोह के रूप में, सिपाही विद्रोह के रूप में सामने आया। तो यदि स्थानीय शासन में, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में यदि भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिलेगा, तो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं, जो ब्रिटिश मशीनरी है, गवर्नमेंट मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, वो भारतीयों की भावनाओं से परिचित हो सकेंगी। और इसका मिला जुला परिणाम आया इंडियन काउंसिल एक्ट फर्स्ट 1861 में, भारतीय परिषद अधिनियम प्रथम। जिसे कि आपने याद रखना, इंडियन काउंसिल एक्ट फर्स्ट 1861 भी कहा है। कुछ हद तक लॉर्ड कैनिंग ने जिन राजनीतिक कैदियों पर 1857 में, जिन राजनीतिक कैदियों पर के गदर में गंभीर आरोप नहीं थे, मतलब जिन पर हत्याओं के, इनके आरोप नहीं, छोटी मोटी झड़प के आरोप थे, उनको क्षमादान दिया गया। ये बड़ा मैसेज था भारतीयों को, यदि आप फ्रेंडली रहेंगे हमारे साथ, ब्रिटिशर्स के साथ, तो हम भी उतना ही आपके साथ बड़ा हृदय रखेंगे। तो लॉर्ड कैनिंग की छवि ये हो गई क्लीमेंसी कैनिंग। क्लीमेंसी कैनिंग का मतलब दयालु कैनिंग, क्षमा करने वाला कैनिंग। दयालु या क्षमा करने वाला कैनिंग, क्योंकि राजनीतिक कैदियों को, बागियों को, जो उनके ऊपर छोटे मोटे अपराध थे, किसी अंग्रेज की हत्या के गंभीर अपराध नहीं थे, उन्हें क्षमादान दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। यह था 1857 के गदर से संबंधित विस्तृत, सार गर्भित शोध वाला एनालिटिकल अप्रोच के साथ एक पूरा सेशन क्लास मैंने प्रयास किया कि कोई कमी ना रखूं, इसी प्रकार का शॉर्टकट नहीं अपनाऊं। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सेशन आपको मैं दूंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे 1857 के गदर के। स्कूल व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र के भारतीय राष्ट्रीय इतिहास के पूरे सिलेबस को मैं पहले समझाऊंगा ठीक से, हर यूनिट को। उसके बाद मैं एक एमसीक्यू पीवाईक्यू वाला एक सेशन रखूंगा। आज 1857 का गदर पूरा होता है। नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को इससे संबंधित एमसीक्यू वाला सेशन रखूंगा। उसके बाद फिर मैं ओरिजिन ऑफ नेशनलिज्म यानी कि भारतीयता का, राष्ट्रीयता का उदय वाला अध्याय आरंभ करूंगा। उम्मीद करता हूं कि यह प्रयास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन के लिए इंतजार कीजिए और अपने कमेंट द्वारा मुझे अवश्य रूबरू करवाइएगा, अवगत करवाइएगा कि यह प्रयास आपको कैसा लगा। नमस्कार।